Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter Rise of Nationalism in Europe. Here we are again with our new topic and welcomes all of you to our study channel that is Nagin Group of Studies. प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में हमने हमारे जो टॉपिक को पढ़ा था उसमें हमने यूनिफिकेशन देखा था। यूनिफिकेशन इटली का कैसे हुआ, जर्मनी का कैसे हुआ और इटली का कैसे हुआ, जहाँ पे जो डिफरेंट बातें वहाँ पे आई थी बेटा, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ये सब का यूनिफिकेशन किस तरीके से रहा, इंग्लैंड ने किस तरीके से डोमिनेंस का इस्तेमाल करके अपने स्कॉटलैंड को और आयरलैंड को अपने अंदर मिलाकर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया बेटा। तो यहाँ पे ब्रिटेन का जहाँ डोमिनेंस था, वहीं पे जो इटली थी या जर्मनी थी, वहाँ पे वे ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पे उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा और वहाँ पे आर्मी वगैरह की भी हेल्प लेनी पड़ी। तो इसके साथ साथ जर्मनी और उसका इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। अगर हम यूनिफिकेशन की बात करें तो उसका श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है। जैसे इटली में मज़ापिन के जैसे हमारे बहुत सारे राइटर थे, या फिर हमारे इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज के भी निर्माण हुए, जिसमें से किंग इटली हमारी कौन सी थी, सीक्रेट सोसाइटी थी। उन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा। एक बार बस बकल कर लेते हैं इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था बेटा। जैसे जर्मनी का हुआ था, उसमें कौन से जो किंगडम थे बेटा, किसके अंडर थे हमारे, यूनिफिकेशन हुआ तो वहां पे उसका श्रेय किसको जाता है, ओटो वन बिस्मार्क को जाता है, जिन्होंने फ्रेंच और डानिश और ऑस्ट्रियन की हेल्प से बेटा 1871 में जर्मनी को एम्पायर के रूप में वहां पे उसने यूनिफिकेशन किया था। उसी के साथ बेटा यूनिफिकेशन है जो हमारी इटली का भी हुआ था। तो इटली में किसमें नाम आता है, गुज़ेप्पे मज़ीनी का नाम आता है, जिन्होंने यंग इटली जैसी सोसाइटी का निर्माण किया था, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी। और वहाँ पे जो इटली थी बेटा, वो सिर्फ एक स्टेट को छोड़कर, जिसका नाम था सर्देनिया पेडमोंट को छोड़कर, सब जगह पर किसी किसी कंट्रीज का, कहीं पे ऑस्ट्रियंस का, कहीं पे पोप्स का, इन सब का शासन था बेटा। वहाँ पे इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। ऐसे ही 1859 में 1871 में जो किंग विक्टर एनुअल ने उसकी किंग के रूप में वहाँ पे प्रोक्लेम्ड किया थ्रोन को, और वहाँ पे एक यूनिफिकेशन के साथ एंट्री ली। ऐसे ही ग्रेट ब्रिटेन था बेटा। तो ये सारे के सारे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो जिनको लास्ट वीडियो नहीं देखी बेटा, यूनिफिकेशन आपने नहीं देखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको प्लीज आप लास्ट वाली वीडियो को कैप्चर कीजिए, उसको देखिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज्वाइनिंग कीजिए बेटा, ताकि आपको अच्छे से सारे के सारे जो यहाँ पे जो सारे के सारे हैं बेटा, ये अच्छे तरीके से आप इन सब चीजों को कर पाए बेटा। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, अब आते हैं नेशनलिज्म क्या होता है और इंपीरियलिज्म क्या होता है बेटा। उन सब के बारे में आज हम बातें करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात देखूं, अगर नेशनलिज्म, एक तो क्या नेशनलिज्म बेटा है, और एक क्या है बेटा, इंपीरियलिज्म है बेटा। देखो ये इंपीरियलिज्म जो होता है, पहले से एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये आपका राजशाही होता है, तो ये रिलेटेड टू किंग्स होता है। तो इम्पेरियलिज्म किससे रिलेटेड मिलेगा बेटा, रिलेटेड टू किंग्स होगा बेटा, उसको इम्पेरियलिज्म बोलते हैं, रिलेटिंग टू किंग्स होता है। ऐसे नेशनलिज्म क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे लोगों की यूनिटी होती है, देश के प्रति जो सद्भावना होती है उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। देश के लिए जो प्यार होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं, देशभक्ति बोलते हैं। इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो देशभक्त बोला जाएगा। ऐसे ही नेशनलिज्म विच इज द फीलिंग ऑफ लव, क्या है बेटा, फीलिंग ऑफ क्या है बेटा, लव है, फॉर वंस ओन नेशंस के लिए, बिकम इंटेंस हो गई एंड नैरो माइंडेड हो गई बेटा इन द मिड 19th सेंचुरी में बेटा। क्या बोला, विच इज द फीलिंग ऑफ लव फॉर वन ओन्स नेशन बिकम इंटेंस हो गई बेटा। इंटेंस का मतलब होता है प्रभावी हो गई, ज्यादा प्रभावी का मतलब है इसका इम्पैक्ट लोगों पर ज्यादा पड़ने लगा। एंड नैरो माइंडेड होगी, सिंपल सिंगल माइंडेड होगी इन मिड 19th सेंचुरी में। मैनी नेशन बिकम इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर, से क्या होगी, इनटॉलरेंट हो गए। इनटॉलरेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टॉलरेट करना, और इनटॉलरेंट का मतलब होता है हिंदी में असहिष्णुता बोलते हैं बेटा, जिसको कोई इंटॉलरेंस की भावना होगी। एंड कम्पीटेड विद वन अदर फॉर द कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज, और एक दूसरे के साथ वो कम्पीट करने लगे ताकि एक दूसरे की क्या कर सके, एक दूसरे की टेरिटरीज को कंट्रोल कर सके। तो ये था नेशनलिज्म बेटा। तो नेशनलिज्म में सीधी सी बात किसकी आई बेटा, सबसे पहले आई फीलिंग ऑफ लव होता है, फीलिंग ऑफ लव ऑफ ए नेशन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम नेशनलिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, नेशनलिज्म बोलते हैं। ये इंटेंस और नैरो माइंडेड होगी, क्या होगी, इसका मेन काम क्या था, ये क्या होगी बेटा, एक तो नैरो माइंडेड होगी, और एक क्या होगी बेटा, बिल्कुल ही इंटेंस होगी। और इंटेंस होने के साथ अब जो नेशंस थे ना बेटा, जो नेशंस थे वो इनटॉलरेंस को इनटॉलरेंट हो गए, और इंटॉलरेंट होने के बाद वो compete करने लगे, क्या करने लगे, compete करने लगे ईच अदर के साथ,
एक दूसरे के साथ टू कंट्रोल द टेरिटरीज, इसको टेरिटरीज को कंट्रोल करने के लिए बेटा। तो इस चीज का ध्यान हमें रखना पड़ेगा बेटा कि क्या क्या बातें हुई थी। फीलिंग ऑफ लव थी, वो क्या था, फीलिंग ऑफ लव में नेशन ने किस तरीके से, फीलिंग ऑफ लव को नेशन ने हमारी इंटेंस और नैरो माइंडेड होगी, जो नेशन से एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंट हो गए और कंपीट करने लगे एक दूसरे के साथ अनदर कंट्रोल टेरिटरीज बेटा। इंपेरियलिज्म क्या होता है, ये टेरिटरियल कंट्रोल ऑफ रीजन और एक कंट्री का होता है बाय अनदर कंट्री बाय यूजिंग मिलिट्री कंट्रोल बेटा। तो जहाँ पे वही है ना, राजशाही का मतलब तानाशाही की तरह होता है, किसी टेरिटरियल कंट्रोल हो जाए बेटा रीजन को कंट्री के, बाय अनदर कंट्री बाय यूजिंग मिलिट्री कंट्रोल। जैसे अब मान लें कोई भी, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे ब्रिटेन की मिलिट्री है बेटा, ब्रिटेन की मिलिट्री है, ब्रिटेन की मिलिट्री किस में घुस जाए, स्कॉटलैंड में घुस जाए और स्कॉटलैंड के ऊपर क्या कर ले, अपना अधिकार कर ले, अपना अपना जो भी है शासन उस पर चला दे। तो ऐसे को हम बोलते हैं बेटा इंपेरियलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपेरियलिज्म बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो कि भाई भारत की आर्मी उठी और जाकर किसके ऊपर कब्जा कर लिया, हमने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उसको इंपेरियलिज्म बोलेंगे। चीन की आर्मी ने किसके ऊपर कर लिया, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, इंपेरियलिज्म बोलेंगे। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बिकम इंटेंस इन बाल्कन रीजन बेटा, कहाँ पे, बाल्कन रीजन में होगी। बाल्कन रीजन फॉर्मली कंप्राइज, उसमें क्या क्या आते हैं बाल्कन रीजन में, प्रेजेंट डे की जो टेरिटरी है बेटा, कहाँ की, रोमानिया की है, बुल्गारिया की है, मैसेडोनिया की है, कर्सिया की है, और यहाँ पे ग्रीस की है, फिर बोस्निया की हेर्जेगोविना की बेटा, बोस्निया हेर्जेगोविना की है। ये एरिया आज के टाइम पे है, इनको हम क्या बोलते थे, जो आज प्रेजेंट डे की टेरिटरीज को बाल्कन रीजन बोलते थे। सोल्वेनिया, सर्बिया और मोंटेगिरो, ये भी आते हैं बेटा, कौन कौन से, सोल्वेना, सर्बिया और मोंटेगिरो, ये हमारे स्टेट आते हैं बेटा, ये आते थे बाल्कन रीजन के अंडर। द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज वर कॉल्ड स्लेव्स, इनको क्या बोला जाता था बेटा, स्लेव्स बोला जाता था। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन द रीजन मेड द सिचुएशन वेरी एक्सप्लोजिव होगी बेटा इन द रीजन, एज एवरी स्टेट वाज जीलस ऑफ वन अनदर, हर एक स्टेट एक दूसरे से जीलस था, एंड होप टू गेन इंडिपेंडेंस एट द कॉस्ट ऑफ अदर, दूसरे के कोस्ट पर इंडिपेंडेंस लेने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहता था। तो ये था बेटा इंपीरियलिज्म। अब इसके बाद देखते हैं, वन बाय वन द यूरोपियन नेशनलिस्ट, कौन बेटा, यूरोपियन नेशनलिस्ट इन द बाल्कन ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, के कंट्रोल से छूटते चले गए, एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, और क्या डिक्लेयर कर दिया बेटा, इंडिपेंडेंस। एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए एंड इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने के लिए। द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, और बाल्कन एरिया जो था बेटा वो क्या बन गया, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गया बेटा। वहाँ पे झगड़ा और झगड़ा वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, झगड़ा, और झगड़ा भी क्या था, इंटेंस था, बहुत ही तीव्र था। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी पावरफुल यूरोपियन नेशन सच एज इंग्लैंड हो गया, या फ्रांस हो गया, या रसिया हो गया, जर्मनी, जो कैसे नेशन थे, पावरफुल नेशन थे, compete किया टू गेन कंट्रोल इन द बाल्कन रीजन, पे कंट्रोल करना चाहते थे। दिस कंपटीशन फॉर गेनिंग प्रोमिनेंस इन द रीजन फाइनली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हो गया बेटा इस कंपटीशन करने के लिए 1914 में। और लेटर सेवरल एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज विच वर कोलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन नेशंस, ने उनको क्या कर रखा था बेटा, कोलोनाइज कर रखा था, बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन, को अपोज करना स्टार्ट कर दिया, और इसके साथ एंटी इंपीरियल मूवमेंट चलाए गए, दैट बिगेन टू कॉलोनीज वर नेशनलिस्ट, इन्होंने कौन लिखा कर नेशनलिस्ट नेचर, एज पीपल वर फाइटिंग टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स के रूप में लड़ना स्टार्ट कर रहे थे बेटा। तो देखो कितनी अच्छी बात आई, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है लाइन टू लाइन, एक कोई भी एक स्ट्रक्चर सेंटेंस की दूसरे से कैसे विरोध करती, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको एक स्टोरी के रूप में समझना है बेटा, किसके रूप में समझना है, स्टोरी के रूप में समझना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, देखो क्या हुआ बेटा, उसके बारे में बताता हूँ। देखो एक मिनट रुकिए। हाँ, अब देखिए सबसे पहले हुआ क्या बेटा, उसके बारे में सोचिए। सबसे पहले की बात हो क्या हुई, नेशनलिज्म, सबसे पहले तो नेशन क्या हो गया बेटा, इंटेंट हो गया, तो मैंने नेशन ने compete किया बेटा एक दूसरे के साथ। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है बेटा आपको, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ बेटा। देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले नेशनलिज्म क्या होता है,
नेशनलिज्म होता है लव फॉर द कंट्री, लव फॉर द कंट्री। अब एक एक तरीके से पढ़ेंगे बेटा इसको। तो ये क्या हो गया, इंटेंस हो गया, क्या हो गया, ये इंटेंस हो गया। और इंटेंस का मतलब होता है इंटेंस और नैरो हो गया, मतलब इसकी जो गति थी ना बेटा वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिल्कुल क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ऊपर देखिए, उसके बाद अब क्या हुआ बेटा, देखो इंपेरियलिज्म हो गया। देखो अब इंपेरियलिज्म की डेफिनेशन भी आ रही है बेटा, इंपेरियलिज्म की डेफिनेशन क्या आ रही है बेटा, वो ध्यान से पढ़नी है आपको। कि इंपेरियलिज्म क्या होता है, किसी रीजन और कंट्री के ऊपर अधिकार विद मिलिट्री फोर्स के साथ करना है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, इंपेरियलिज्म बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इंपेरियलिज्म बोला जाता है उसको। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार सेटिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए अब दूसरी कंडीशन क्या आती है बेटा, इंपेरियलिज्म की कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, इंपेरियलिज्म के बारे में। कंट्रोल ऑफ अदर नेशन और टेरिटरी, और किसका बेटा, टेरिटरी का, विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री फोर्स, किसके फोर्स के कारण, मिलिट्री फोर्स के कारण। अब ध्यान दीजिए, एक रीजन आया है बेटा यहाँ पे, एक आया बाल्कन रीजन बेटा। और ये बाल्कन रीजन क्या था बेटा उस टाइम पे, अभी मैं बताता हूँ आपको। जो कि अगर हम बात करें प्रेजेंट डे में जो है, देखिए प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें, प्रेजेंट डे में बात करते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज थी बेटा, बाल्कन ब्रोक वे, वहां पे क्या हो गया, कंट्रोल हो गया बेटा। तो एक दूसरे से जीलस होने लगे बेटा, क्या होने लगे, जीलस होने लगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ बेटा, क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, किससे, ओटोमन एम्पायर से। और उसके साथ एक दूसरे से जीलस होने लगे और एक दूसरे के साथ टूटने लगे बेटा। तो यूरोपियन नेशनलिस्ट इन बाल्कन ब्रोक अवे द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, का कंट्रोल हट गया बेटा। और जिससे बाल्कन रीजन में बेटा क्या होने लगा, जो आज के टाइम पे डिसइंटीग्रेशन होने लगा ओटोमन एम्पायर से। अब वो देखो वो रीजन क्या थे, बाल्कन रीजन में क्या क्या आते हैं, ये देखो ध्यान रखना बेटा। यही आते हैं बेटा, बुल्गारिया, रोमेनिया, रोमेनिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, कोर्सिया हो गया, ग्रीस हो गया, बल्गेरिया हो गया जैसे, रोमेनिया हो गया बेटा, या फिर कोर्सिया हो गया बेटा। ये ऐसे हमारे कुछ एटसेट्री सम कंट्रीज थी बेटा, सम रीजन्स थे बेटा, जिनको हम बाल्कन रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये डे बाय डे क्या होने लगे, ब्रोक आउट होने लगे, क्या होने लगे, ब्रोक आउट होने लगे फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। ठीक है, तो इसके अंदर क्यों ब्रोक आउट होने लगे, बिकॉज ये क्या थे बेटा, जीलियस टू ईच अदर के प्रति क्या थे बेटा, ये जीलस थे, ईच अदर के प्रति क्या थे, जीलियस ही रखते थे, जीलस की भावना रखते थे। डे बाय डे ये ब्रोक आउट होने लगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रोक आउट होने लगे फ्रॉम ओटोमन एम्पायर से जीलेस टू ईच अदर थे बेटा। तो ऐसे में क्या हुआ बेटा, ऐसे में क्या हुआ, देखो नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। तो अब ये क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन होने लगा, एक दूसरे के ऑफ टू गेट इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो डिफरेंट सोलिगनेटर्स के रूप में दे आइडेंटिटी और आइडेंटिटी क्या, क्योंकि ये चाहते थे, दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड वांट सम ओन रूल एंड रेगुलेशंस। अब इनके ऊपर अब ये किसके आए,
AI within the eyes of some पावरफुल नेशंस, उनकी आंखों में आ गए, उनको दिखने लगे बेटा सेपरेट के रूप में। जैसे कौन आ गया बेटा, इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड के साथ साथ क्या था, फ्रांस था बेटा, फ्रांस के अलावा क्या था, जर्मनी था बेटा। ऐसे एम्पायर के बीच में उनकी नजर में आ गया बेटा कि यहाँ पे बाल्कन रीजन में ये हो रहा है कि वो ओटोमन एम्पायर से क्या हो रहे हैं, ब्रोक आउट हो रही है। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ क्या, उसके बाद बेटा देखो क्या हुआ। During this time, many powerful European nations, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जर्मनी competed to gain control of बाल्कन रीजन। तो ये सब क्या चाहते थे बेटा, ये इंग्लैंड, फ्रांस और क्या चाहते थे, want to gain control on the Balkan region। किसके ऊपर, बाल्कन रीजन के ऊपर क्या चाहते थे बेटा, ये कंट्रोल चाहते थे। बाल्कन रीजन के ऊपर क्या चाहते थे बेटा, ये कंट्रोल चाहते थे। तो इसने दिस कंपटीशन टू गेन कंट्रोल ऑन बाल्कन रीजन to give rise to वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो इसने किसको राइज दिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बेटा, किसको रीजन दिया बेटा, वर्ल्ड वार फर्स्ट को क्या दिया इन्होंने, चुनौती दी। और जब ये कब की बात है बेटा, ये 1914 की बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए बेटा आपका, क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड वार वन इन 1914। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, ये ऊपर वाला ही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा कि क्या मेन रीजन क्या था बिहाइंड द वर्ल्ड वार वन, के पीछे मेन रीजन क्या था। तो इन सब के बीच में क्या हुआ बेटा, वर्ल्ड वार हुआ 1914। सेवरल एशियन अफ्रीकन कंट्रीज विच आर colonized by the European nation began to lose imperial domination। अब कुछ एशियन और अफ्रीकन कंट्री थी, जो कुछ थी बेटा, आल्सो सम एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, बेटा कुछ एशियन और कौन सी थी बेटा, अफ्रीकन की जो कंट्रीज थी बेटा। अब ये कंट्रीज क्या कहने लगी बेटा, इन्होंने भी क्या कर दिया बेटा, कंट्रीज ने क्या कर दिया कि अपोज किया, इन्होंने भी क्या किया, अपोज किया टू द इम्पेरियलिज्म को बेटा, किसको, इम्पेरियलिज्म को क्या किया, अपोज करना लगे इम्पेरियलिज्म को, जो उनका डोमिनेशन था बेटा, उसको क्या किया, अपोज किया। एंड दैट बिगेन इन क्लोवर नेशनलिस्ट नेचर एज पीपल आर फाइटिंग टू, तो ऑन एंड स्टार्ट, और क्या करने लगे, एंड स्टार्ट टू फाइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। और इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के लिए क्या करने लगे बेटा, ये लड़ाई और झगड़े करने लगे, किसके रूप में, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इन्होंने भी अपोज करना स्टार्ट कर दिया, और जिससे बेटा क्या हुआ, वर्ल्ड वार वन भी हमारा स्टार्ट हो गया। अब आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, नेशनलिज्म क्या होता है, फीलिंग ऑफ लव होती है वन नेशन, और ये इंटेंस हो गई और नैरो माइंडेड हो गई बेटा मिड 19th सेंचुरी में। मैनी नेशन बिकम इंटॉलरेंट हो गए ईच अदर के प्रति, और क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे वन अदर फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ टेरिटरी से। इंपेरियलिज्म इज टेरिटरी कंट्रोल होता है बेटा किसी रीजन और कंट्री का अनदर दूसरी के द्वारा जब मिलिट्री करती है। तो इंपेरियलिज्म चाहती थी कौन सी कंट्री, जो पावरफुल होगी। इंपेरियलिज्म कौन होगा बेटा, वही होगा ना जब कोई कंट्री है जिसके पास आर्मी है और मोर पावरफुल है, जो वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री से ज्यादा पावरफुल है, तो अपनी मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर, ताकि उसके ऊपर क्या जमा सके बेटा, अपना अधिकार जमा सके और उसकी टेरिटरी को कंट्रोल कर सके। तो ऐसे में दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बिकम इंटेंस इन बाल्कन रीजन में, ये इंटेंस होगी ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की, हमारा देश अलग है, हमें अलग से रहना चाहिए। तो ये बाल्कन रीजन क्या है बेटा, कंप्राइज ऑफ इंडिया में कौन है, रोमेनिया हो गया, बल्गेरिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, ग्रीस, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो, ये सारे के सारे कुछ स्टेट थे बाल्कन रीजन के।
पीपल इन दिस कंट्री वर कॉल्ड स्लेव्स, क्या बोलते थे इनको, स्लाव्स बोलते थे। दिस डिसइंटीग्रेशन फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर से डिसइंटीग्रेट होने पर रीजन मेड द सिचुएशन वेरी एक्सप्लोजिव सिचुएशन होगी इन विच रीजन एवरी स्टेट वाज जेलसी ऑफ वन अनदर, हर एक स्टेट एक दूसरे से जलता था और होप टू गेन इंडिपेंडेंस। अब एक बात सोचो, जब एक बड़ी यूनिट में से छोटी यूनिट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो रही है, एक यूनिट हो रही है, फिर दूसरी अलग हो रही है, फिर तीसरी अलग हो रही है ऑटोमन, तो वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो उनको तो बिल्कुल आसानी से आर्मी के प्रति हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं ना। ये चीज किसने देखी बेटा, पावरफुल स्टेट्स ने देखी। यूरोप के जो स्टेट्स हैं जैसे फ्रांस था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, इन्होंने मौके को फायदा उठाया, इन्होंने देखा कि भाई रोमेनिया है, बल्गेरिया है, ये सारे के सारे ना ये बाल्कन रीजन से अलग हो रहे हैं, और अलग होने के बाद इनके पास ना तो मिलिट्री है, बस एक नेशन के रूप में है, अपनी मिलिट्री को इनके पास पहुंचाओ और इनके ऊपर क्या कर लो, अधिकार कर लो। अब वही बात होगी ना, रोटी का टुकड़ा तो एक है लेकिन खाने वाले 5 है बेटा। तो ये वही सिचुएशन होगी, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजिव सिचुएशन बोला गया, इसको बोला गया एक्सप्लोजिव सिचुएशन। तो इसको क्या बोला गया, एक दूसरे से जिलस थे बेटा और होप टू गेन इंडिपेंडेंस चाहते थे, एनी कॉस्ट ऑफ द अदर, दूसरे की कॉस्ट ऑफ अदर पे क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो क्या हुआ फिर, वन बाय वन क्या हुआ, यूरोपियन नेशनलिटी इन द बाल्कन ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, एक दूसरे से हटते गए और इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करते गए। एंड द डिफरेंट सेल्विक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, एंड द बाल्कन एरिया बिकम एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, और बाल्कन रीजन बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट का एक एरिया बन गया। और एक्सप्लोजिव तब हो गई बेटा, ये पावरफुल जो कंट्रीज थी जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, या जर्मनी हो गया बेटा, ये सारी कंट्री क्या चाहते थे, गेन कंट्रोल करना चाहते थे बाल्कन रीजन के ऊपर, और कंपटीशन ऑफ गेनिंग प्रोमिनेंस के कारण इन द रीजन फाइनली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इनकी वजह से कौन सा वार हो गया बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, 1914 में, कौन सा वार हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, अब सारे के सारे इंग्लैंड है बेटा, वो भी उसी कंट्री को चाहता है, उसी के स्टेट को क्या चाहता है, अपने कब्जे में करना। उसी टाइम पे फ्रांस भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, जर्मनी भी चाहता है। तो इन सब में क्या होगा बेटा, वॉर हो गई, सब में कॉन्फ्लिक्ट आपका एक्सप्लोजिव हो गया, जिसको 1941 में फर्स्ट वर्ल्ड वार का नाम दिया गया। और इसमें बता सकते हैं कि मेन रीजन क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका मेन रीजन क्या था बेटा। अब देखिए आगे, लेटर सेवरल एशियन अफ्रीकन कंट्री विच वर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन नेशन, कुछ ऐसी कंट्री एशिया और अफ्रीका में थी बेटा, उन कंट्रीज ने भी क्या कर दिया, कॉलोनाइज थी, किसके द्वारा, यूरोपियन नेशंस के द्वारा। बिगन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज किया, और क्या करने लगे बेटा, एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स को चलाया, दैट बिगन इन कॉलोनीज एंड वर नेशनलिस्ट इन द नेचर पीपल आर फाइटिंग टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, और वो क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट चाहते थे। तो इससे हमारा क्या हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया। तो कभी भी कोई भी पूछे वर्ल्ड वार फर्स्ट का मेन कारण क्या था, ओटोमन एम्पायर से बाल्कन रीजन का दूर होना, उनके बीच में जीलेसी होना, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में अलग होना, और एक पावरफुल फोर्स के द्वारा उनको अपने कब्जे में लेने के ऊपर अलग अलग स्टेटों का आपस में झगड़ा होना ही क्या था, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 में बेटा। ये 1914 में क्या हो गया बेटा, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ओटोमन एम्पायर का क्या था, बाल्कन रीजन क्या था, बाल्कन रीजन के ऊपर पावरफुल नेशन कौन कौन से थे जिनकी नजर थी, अब उन नेशंस में उनकी कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगी बेटा, इसके बारे में आप इस बारे में जान गए होंगे। तो ये था बेटा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, देखो ध्यान से देखो, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन थी, कब की बात थी, 1830 और 1848 की थी। देखो क्या था, वर्नेकुलर लैंग्वेज के ऊपर क्या दिया गया बेटा, एम्फेसाइज किया गया, रोमांटिक के बाद क्या, आर द कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्क फोर के ऊपर, वाज नॉट जस्ट टू रिकवर ए एंशियंट नेशनल स्पिरिट, बल्कि बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज देना टू लार्ज ऑडियंस को, हु विल मोस्टली इलिटरेट, जो ज्यादा क्या थी बेटा, इलिटरेट थी। इसका मेन मकसद यही था बेटा, ये एम्फेसाइज करना वर्नाकुलर लैंग्वेज के ऊपर, और हमारे मॉडर्न नेशनलिस्ट का जो मैसेज देना है, ऐसी जनता को पिक्चर वगैरह के द्वारा, कोई भी मूवी वगैरह के द्वारा, कोई भी एक्टिंग वगैरह करके नेशनलिज्म की भावना को जगाना, ये मेन सिस्टम था बेटा। अब उसके बाद क्या हुआ, हंगर हार्डशिप, ये भी हमने टॉपिक पढ़ा इसके अंदर बेटा। हंगर हार्डशिप में क्या था बेटा, हंगर हार्डशिप में क्या था, इन 1830 में फूड की क्या हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी, और वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट हो गई थी बेटा, और ब्रॉड द पॉपुलेशन पेरिश आउट ऑफ द रोड, और पेरिस की कहाँ पे आ गई थी बेटा, आउट ऑफ द रोड्स आ गई थी। अब रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स में क्या पढ़ना है बेटा हमें, रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स में क्या था, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड जो थे बेटा, या जो स्टार्विंग पेशेंट थे, जो बिल्कुल भूखे मर रहे थे, वर्किंग थे मैनी यूरोपियन कंट्री में, 1848 में एक रिवॉल्यूशन आया लेड बाय द एडुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा चला गया, वाज अंडरवे। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी चाहते थे टू द हंगेरियंस इन 1867, ये भी हम पढ़ चुके हैं टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे पहला क्या है, अरिस्टोक्रेसी। 1789 में मेंबर ऑफ द क्लास वर यूनाइटेड इन कम्युनल लाइफ दैट कट अक्रॉस रिलीजनल डिविजन्स होते थे बेटा, ए वर्क क्लास पॉपुलेशन एंड ए मिडिल क्लास बेटा, विच वाज कंपोज ऑफ, जिसमें क्या क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे और न्यू सोशल ग्रुप्स थे बेटा। ये सारे के सारे वहाँ पे उसके अंडर आते हैं बेटा, जो कि आती है अरिस्टोक्रेसी एंड आपके आती है न्यू मिडिल क्लास में। अब आता है बेटा दूसरा वाला कौन सा आता है, अब उसके अंडर आता है बेटा आपका व्हाट डिड, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एंड व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, लिबरल नेशनलिज्म था आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी का अर्ली 19th सेंचुरी में, ये यूरोप क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म के साथ हो। नेपोलियनिक कोड रिवर्टेड द अर्लियर सिस्टम ऑफ लिमिटेड सफरेज को, क्योंकि नेपोलियन का एक कोड आया था जिसने बहुत सारे राइट ऑफ इक्वलिटी का, राइट ऑफ प्रॉपर्टी का, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का, इन सब चीजों को बदलने के लिए एक पॉलिसी कोड लेके आया था बेटा, वो भी किसके द्वारा था बेटा, नेशनलिज्म के। न्यू कंजर्वेटिज्म क्या क्या था, वहां पे क्या हुई थी, एक कस्टम यूनियन बना लिया जिसको बोला गया जोल्वरीन वाज फाउंड, इनिशिएटिव किसके द्वारा, पर्शिया के द्वारा, एंड वाज जॉइन बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट ने उसको ज्वाइन किया। एंड वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप वाज फ्रीडम ऑन द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस थी। और सब चीजें, जो चीजें क्या दिखाती थी, स्टेट के रिवॉल्यूशन के टाइप में दिखाती थी, हमेशा इंडिपेंडेंस की बातें करती थी, सारे प्रेस को, सारी मीडिया को बंद कर दिया गया। और रिवॉल्यूशनरीज कौन थे बेटा, सीक्रेट सोसाइटी थी बेटा, कहाँ पे, जर्मनी में, फ्रांस के उसके स्विट्जरलैंड और पोलैंड में। मजीनी ने क्या किया, रिसेंट अपोज द मोनार्क को अपोजिशन के साथ स्टार्ट किया, ये था बेटा उसका। अब रिवोल्यूशन का आइडिया ऑफ नेशन था, ये जो था। उसके बाद मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये था यूनिफिकेशन जब हुआ था बेटा, किस किसका यूनिफिकेशन, किसका हुआ था, जर्मनी का और इटली का। जर्मनी कैन द आर्मी विद आर्किटेक्ट नेशन, द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर, इसने डेमोन्स्ट्रेटेड दिखाया, क्योंकि पर्शियन पावर ने बेटा 3 वॉर लड़े थे, जिसके बाद जर्मनी का क्या हुआ था, यूनिफिकेशन। पर्शियन मेजर एंड प्रैक्टिस ऑफ्टन बिकम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मन का एक मॉडल बना। इटली यूनिफाइड होने में 7 स्टेट में डिवाइड था, तो किसका पार्ट था बेटा, सर्डानिया, पेडमोंट का पार्ट था, वाज द रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस के रूप में आया था। स्ट्रेंज केस ब्रिटेन का क्या था, स्कॉटलैंड और आयरलैंड से रिलेटेड था बेटा। क्या था बेटा, प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इमिटेटेड द ब्रिटिश सेल्सिस वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश थे बेटा, वेल्स थे बेटा, स्कॉट और इरिश, इरिश आयरलैंड से, स्कॉट स्कॉटलैंड से। द एक्ट ऑफ यूनियन 707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ, जिससे क्या हुई थी, मैंने आपको बताया था, इंग्लैंड जो थी बेटा, इंग्लैंड ने किसके साथ, स्कॉटलैंड के साथ, किसके साथ, स्कॉटलैंड के साथ मिलकर किसका निर्माण किया था बेटा, उसने निर्माण किया था यूनाइटेड किंगडम का, किसका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड बेटा, ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया था। और बाद में इसमें क्या और ऐड हो गया था, इसमें आयरलैंड की भी ऐड कर लिया गया था। अब यहाँ पे क्या है, नेशनलिज्म और इम्परियलिज्म जो हमने अभी भी पढ़ा है, बाल्कन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमारी जो पावर थी, रशिया, जर्मनी या हंगरी, आज की नॉन काउंटरिंग द अदर पावर, बाल्कन एक्सटेंड इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, ये सारे के सारे क्या चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, जिसने, जो बाल्कन या नेशनल और इम्परियलिज्म ने किसको, वर्ल्ड वार फर्स्ट को जन्म दिया था बेटा, किसको, वर्ल्ड वार फर्स्ट को क्या दिया था, रिमेनिंग। विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू पर्सनिफाई द नेशन, सो टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन, एक कंक्रीट फॉर्म में होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ लिया था बेटा। ये था चैप्टर की समरी एक छोटे से उसमें। अब उसके बाद आगे आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, क्या आएंगे आगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आज का आपका चैप्टर क्या होता है बेटा, बिल्कुल समाप्त होता है। तो इसके साथ अब नेक्स्ट जो वीडियोज होंगी आपकी, उनमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बेटा, वो सारी बातें क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड करेंगे। तो ये था बेटा आज का मेन टॉपिक आपका जो था, ये जो मैंने आपको टॉपिक करवाया वो था बेटा आपका नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चैप्टर को सारी वीडियोज आप प्लीज देखें, देखने के बाद ही आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आप अपने चैप्टर को अच्छे से कर सकें। तो इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से होंगे, तो सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू अटेंडिंग दिस सेशन, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, एंड हैव ए नाइस डे।